इसे स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा विश्वासघात कहा जाए तो गलत नहीं होगा। एक ऐसा विश्वासघात जिसने भारत के हिंदू चरित्र पर ऐसी चोट की जो आज तक भर नहीं सकी है। देश में आज जब विघटनकारी शक्तियां सिर उठा रही हैं, स्वायत्तता के नाम पर भारत को बांटने के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, हमें इस विश्वासघात के बारे में जानना चाहिए। वो भारत की स्वतंत्रता का समय था। अंग्रेज जाने लगे तो पता चला कि भारत में कुल लगभग 565 रियासतों का शासन अभी चल रहा है। इन रियासतों के अपने राजा थे। औपनिवेशिक काल में उन्होंने किसी प्रकार अपना अस्तित्व बचाया था। जब तक संभव हुआ उन्होंने संघर्ष किया। जब नहीं हो सका तो अधीनता स्वीकार करके अपने राज्य के हितों और सम्मान को सुरक्षित करने का यथासंभव प्रयास किया। 565 में से सबसे अधिक लगभग 220 रियासतें राजपूत राजाओं की थीं। उनके बाद मराठा, जाट, सिख और मुस्लिम राजाओं की संख्या आती है। ऐसी रियासतों की भी अच्छी खासी संख्या थी जहां उन जातियों का शासन था जो आज स्वयं को दलित, शोषित या पिछड़ा बताने की होड़ में हैं। लगभग सभी हिंदू जातियों के राजा भारतीय संघ में विलय के लिए सहमत थे। हालांकि गांधी नेहरू की नीतियों के कारण उनके मन में कुछ संदेह अवश्य थे। इसलिए सभी राजा अपने धर्म, संस्कृति, परंपराओं और प्रजा के आर्थिक हितों के संरक्षण का आश्वासन चाहते थे। सीमावर्ती पश्चिमी रियासतों का सारा व्यापार कराची बंदरगाह से होता था। जिन्ना उन्हें पाकिस्तान में खींचने के लिए तरह तरह के प्रलोभन दे रहा था, लेकिन जनता के दबाव में अंततः ये सभी भारत में शामिल हुए। त्रिपुरा की महारानी कंचन प्रभा देवी ने इस शर्त पर अपने राज्य का विलय किया था कि भारत सरकार माता त्रिपुरेश्वरी मंदिर की सदियों से चली आ रही परंपरा से कोई छेड़छाड़ नहीं करेगी। इस मंदिर के साथ बाद में जो कुछ हुआ जानकर आपके लिए विश्वास करना कठिन होगा। इस वीडियो में आगे हम उस बारे में बताएंगे। भारत सरकार ने राजघरानों से वादा किया कि उन्हें एक तय राशि हर महीने दी जाएगी ताकि वे अपने दैनिक खर्चों का वहन कर सकें। इसे प्रिवी पर्स कहा जाता है। उस जमाने में यह राशि 5,000 रुपए से लेकर कुछ लाख रुपए तक हुआ करती थी। सरदार पटेल की मृत्यु के आधे दशक के भीतर ही पहला विश्वासघात कर दिया गया। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लाइसेंस परमिट कोटा की व्यवस्था लागू करके रियासतों की पूरी अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया। इस एक निर्णय से रियासतों के प्रमुख व्यापारिक केंद्र बर्बाद हो गए। हजारों व्यापारी दिवालिया हो गए। उन पर आश्रित लाखों लोग बेरोजगार हो गए। इतना ही नहीं, उन व्यापारिक केंद्रों के आसपास चलने वाले हजारों पारंपरिक गृह और कुटीर उद्योग भी चौपट हो गए। देश भर में फैली रियासतों और उनके बिजनेस सेंटर्स का स्थान अब बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता और दिल्ली में बैठे पूंजीपतियों ने ले लिया। केवल संयोग नहीं कि ये सभी कांग्रेस पार्टी के कृपा पात्र थे। कार बनाना है तो केवल बिरला की हिंदुस्तान मोटर्स ही बनाएगी। स्कूटर बनाना है तो केवल बजाज को ही लाइसेंस मिलेगा। स्वतंत्रता के एक दशक के अंदर लगभग हर बड़ा उद्योग किसी एक पूंजीपति के हवाले किया जा चुका था। जो बाकी बचा वो सब सरकार खुद ही चलाने लगी। इस व्यवस्था ने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को जन्म दिया। कभी आर्थिक रूप से समृद्ध रही रियासतों के भी हजारों युवाओं को नौकरी के लिए कलकत्ता, बंबई, मद्रास और दिल्ली जाने को विवश होना पड़ा। ये कहानी लगभग सभी रियासतों की थी। विलय समझौते के बदले आर्थिक हितों को सुरक्षित रखने का जो प्रण भारत सरकार ने किया था, उसे एक दशक के अंदर तोड़ दिया।
दिल्ली की सरकार ने रियासतों की राजधानियों और अन्य प्रमुख व्यापारिक नगरों को मृत गांवों में बदल दिया। ऐसे स्थान जहां अतीत के वैभव के अवशेष तो दिख जाएंगे, लेकिन भविष्य के लिए आशा की कोई किरण नहीं दिखेगी। नेहरू के नेतृत्व वाले भारतीय संघ ने करोड़ों भारतीयों को हताशा और निर्धनता के अंधेरे में ढकेल दिया। वर्ष 1991 में लाइसेंस परमिट कोटा राज का अंत तो हो गया, लेकिन ये आज भी अलग अलग रूपों में भारत के विकास में बाधा बनकर खड़ा है। दूसरा विश्वासघात नेहरू की बेटी इंदिरा ने किया। राजघराने सरकार से मिलने वाले प्रिवी पर्स के भरोसे किसी तरह अपने खर्चे चलाने के लिए संघर्षरत थे। वर्ष 1971 में इंदिरा गांधी ने संसद में 26वां संविधान संशोधन करके प्रिवी पर्स को बंद कर दिया। राजघरानों के प्रमुख की पदवी और स्वतंत्रता पूर्व की उपाधियों के उपयोग के अधिकार को भी समाप्त कर दिया गया। कुछ राज परिवारों ने चुनाव लड़कर तो कुछ ने व्यापार में उतरकर अपना अस्तित्व बचाया। अधिकांश राजघराने प्रिवी पर्स की राशि का एक बड़ा हिस्सा अपनी प्राचीन धार्मिक परंपराओं के निर्वाह पर व्यय किया करते थे। प्रिवी पर्स बंद होते ही उनके मंदिर भी अनाथ हो गए। भारत की सेकुलर शासन व्यवस्था की गिद्ध दृष्टि केवल उन्हीं हिंदू मंदिरों पर थी जहां पर लाखों करोड़ों का चढ़ावा आता हो, ताकि वे उसे हड़प सकें। भारतीय राजघरानों के साथ विश्वासघात का क्रम प्रिवी पर्स के साथ ही समाप्त नहीं हुआ। उनकी नीयत राजघरानों के साथ जुड़ी पूरी धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था को तहस नहस करने की थी। वीडियो के आरंभ में हमने त्रिपुरेश्वरी मंदिर की चर्चा की थी। यह हिंदू धर्म के 51 शक्तिपीठों में से एक है। त्रिपुरेश्वरी मंदिर में रोज एक बकरे की बलि दी जाती थी। यह परंपरा 5 शताब्दी से भी अधिक समय से अनवरत चल रही थी। मान्यताओं के अनुसार यह राजा का उत्तरदायित्व था कि वो मंदिर में बलि की व्यवस्था करे। विलय के समय महारानी कंचन प्रभा देवी ने शर्त रखी थी कि बलि की परंपरा बंद ना हो और इसकी व्यवस्था सरकारी खजाने से की जाए। भारत सरकार ने उस पर सहमति दी, लेकिन सितंबर 2019 में त्रिपुरा हाईकोर्ट ने यह कहते हुए बलि पर रोक लगा दी कि ये सेकुलर राज्य की अवधारणा के विरुद्ध है। जजों ने कहा कि सभी धर्म दया पर आधारित हैं। किसी भी धर्म को हत्या की आवश्यकता नहीं है। पशुओं की बलि चिंता का विषय है। ये नैतिक रूप से गलत है क्योंकि ये किसी के जीवन को छीनने जैसा है। मामला हिंदू मंदिर में एक बकरे की बलि का था तो जज साहबों ने खूब लेक्चर दिया, लेकिन जब बकरीद पर लाखों पशु क्रूरता के साथ मारे जाते हैं तो इसी न्यायपालिका का कंठ सूख जाता है। मंदिर में बकरे की बलि पर प्रतिबंध लगाने वाले यही जज गो हत्यारों को कानूनी सुरक्षा देते हैं। किसी भी स्वतंत्र देश में सबसे बड़ी गारंटी उस देश की सरकार की मानी जाती है। इसे संप्रभु या सॉवरेन गारंटी कहा जाता है। लेकिन नेहरू इंदिरा की सरकारों और उनके नियमों पर आधारित न्यायपालिका ने कभी उस सॉवरेन गारंटी का सम्मान नहीं किया। विश्वासघात ऐसा कि इंदिरा गांधी ने जब देश में आपातकाल लगाया तो जयपुर की महारानी गायत्री देवी और ग्वालियर की महारानी विजय राजे सिंधिया को तिहाड़ जेल में बंद करवा दिया था। इस पर हमारे वीडियो का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दे दिया है। यहां एक और बात ध्यान देने की है। 60, 70 और 80 के दशक में जब ये सब हो रहा था, उन्हीं दिनों ढेरों फिल्में बनाई गईं जिनमें रियासत के राजाओं को अय्याश, शराबी और बलात्कारी के रूप में दिखाया जाता था। इसी प्रकार मंदिरों के पुजारियों और पारंपरिक व्यापारियों का भी चित्रण किया गया। बॉलीवुड के कांग्रेसी, वामपंथी, जिहादी तंत्र ने बहुत योजनाबद्ध तरीके से
लोगों के मन मस्तिष्क में उस सामाजिक व्यवस्था के प्रति दुराग्रह भर दिया जो मात्र कुछ दशक पहले तक उनके हित में काम कर रही थी। तो आज जब उसी नेहरू गांधी परिवार की पार्टी कांग्रेस वक्फ बोर्ड के समर्थन में मजबूती से खड़ी है, तो मन में कई प्रश्न उठते हैं। यदि बाबर, अकबर और औरंगजेब द्वारा वक्फ की गई भूमि को वैध माना जा रहा है, तो क्या होगा यदि भारतीय राजाओं ने अपनी रियासतों पर दावा ठोक दिया? ये कैसी व्यवस्था है जो 500 साल पहले आए विदेशी लुटेरों को तो मान्यता देती है, लेकिन देश के लिए सर्वस्व देने वाले अपने ही लोगों से किए प्रणों को भूल जाती है?